नमस्कार विद्यार्थियों, एपिक क्लासेज के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। हम तैयार हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक बार छोटा सा रिकेप कि हमने साझेदारी के सामान्य परिचय में अब तक क्या पढ़ा। तो हमने साझेदारी के सामान्य परिचय में इसकी थ्योरी भी पढ़ी, अर्थ पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी, साझेदारी के प्रकार पढ़े, पूंजी खाते बनाने की विधियां पढ़ी थी। साझेदारी संलेख क्या है, संलेख नहीं होगा तो कौन से नियम लागू होंगे। फिर हमने पढ़ा कि साझेदारों के बीच में लाभ हानि विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। उस लाभ हानि नियोजन में वही बातें लिखी जाएगी जो साझेदारी संलेख में दी हुई है। इसके अलावा जो पेंडल में आने वाली थी उसको हमने लाभों पर प्रभार माना था, वो लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं थी। फिर हमने पता कि अभी लाभ हानि नियोजन खाता यदि आपने बना दिया है तो ये जो लाभ, वेतन, कमीशन है ये साझेदारों के पूंजी खाते में लिखना है या इसके अलावा भी कोई खाता होता है। तो हमने पता किया कि साझेदारों के पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं, एक स्थिर विधि और एक परिवर्तनशील विधि। फिर आगे चले तो हमने क्या पढ़ा कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में क्या प्रावधान है। तो हमने पता किया कि पूंजी पर ब्याज देने के 3 प्रावधान है कि साझेदारी संलेख में उल्लेख है या नहीं, उल्लेख है तो अनिवार्य है या नहीं, और अनिवार्य है तो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़े तो पता किया आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, सरल विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि पढ़ी। फिर हमने पता किया कि पुस्तकें बंद कर दी जाए तो बंद पुस्तकों में समायोजन कैसे किया जाए। 2 विधियां पढ़ी थी, एक विधि है एकल प्रविष्टि द्वारा और एक है लाभ हानि समायोजन खाता बना करके। और आज हम इस टॉपिक के लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे कि अब लाभ का आश्वासन या गारंटी है वो क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पता करो इसमें ये क्या फर्म की गारंटी है क्या। पढ़ो इस क्वेश्चन को, शाबाश, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, वेरी गुड। पढ़ते समय कंसंट्रेट करके पढ़ना, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का ही तो काम है। इस दुनिया में सबसे सरल काम पढ़ना है। देखो बच्चों, यदि आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कॉपी किताब है, पेन ये है, और मान लो आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो नेचुरली आपको अपनी आजीविका कमानी पड़ेगी। तो फिर आपको कोई दूसरी सामग्री उठानी पड़ेगी, आप मजदूरी करने जाओगे, आप ऑफिस में जाओगे, टिफिन लेकर के जाओगे, तो कितनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। इसे सबसे सरल काम पढ़ना है कि ये हमारी किताब है, इस किताब से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस किताब को मैं अच्छी तरह से पढ़ लूँ, अच्छी तरह से समझ लूँ, इसलिए अपना काम ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट की ईमानदारी क्या है? पढ़ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इस बात पर। ABC एक फर्म के लाभों को 5, 3, 2 में बांटते हैं। साझेदार 3 है, उसमें भी 3 थे। C को न्यूनतम 15,000 रुपये लाभ की गारंटी दी गई, ये भी है, C को गारंटी मिली है। उसके लाभ में कोई कमी होगी, न्यूनता, तो उसे A के द्वारा वहन किया जाएगा। अब बताओ C को गारंटी किसने दी? A ने। क्या ये फर्म के द्वारा साझेदार को है या साझेदार के द्वारा साझेदार को है? तो आप तुरंत कह दोगे सर ये तो साझेदार के द्वारा साझेदार को है। गारंटी देने वाला भी यही है और गारंटी लेने वाला भी यही है, दोनों यही है, इसलिए हम उनकी बात में बीच में क्यों न्यायाधीश बनेंगे। A ने गारंटी दी, C को दी, तो C के यदि कम रहेगा तो कौन वहन करेगा? A। तो A के लाभ में से कम हो जाएगा। यदि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ 60,000 रुपये हो तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। बनाना तो लाभ हानि नियोजन खाता ही है, लेकिन यह गारंटी साझेदार के द्वारा साझेदार को है। और मान लो ये भी दे सकते थे, A और B दोनों इसको देते, लेकिन अनुपात 5 और 3 नहीं होता, उसके अलावा कोई भी होता तो भी ये फर्म की गारंटी नहीं होती। ऐसी स्थिति में पहले लाभ को एक्चुअल रेशो में बांटना है, राइट। कौन सा एक्चुअल रेशो है यहाँ पर? 5:2। 60,000 को 5:2 में बांट देंगे तो पता चल जाएगा कि गारंटी जिसको मिली है उसके लाभ कितना कम है, और गारंटी दी है वो कौन है? जिसको कम मिला उसके प्लस, देने वाले को माइनस, राइट। पहले हम खाता बनाते थे, ये तो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, ये हमने बना दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पूरा लिखना ही है, जो काम लिखना है उसको तो आपको बराबर वैसे ही काम करना है। ईयर एंडिंग ऑन, और ये समाप्त होने वाला कब है बच्चों? 31 मार्च 2020, और ये मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया। देखो फॉर्मेट बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो हम क्वेश्चन को पढ़ करके इसमें लिख देंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है
कि हमारा जो काम है क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप फटाफट लिख ही दोगे। ये अमाउंट अब हाथों हाथ में लिख देता हूँ। अब फास्ट हो गए आप, ये तुरंत मैंने लिख दिया P&L से आने वाला लाभ। कितने रुपए लाभ आया बच्चों? देखो तो कि फर्म का लाभ कितना है, 60,000 रुपये, राइट। ऐसा नहीं कि 15,000 लिख दो, 15,000 तो उसको गारंटी मिली है और इस लाभ को मुझे बांटना भी है। अब मैंने एक साइड पूरी कर दी हाथों हाथ। आपकी कॉपी तो बीच बीच में एग्जामिनर थोड़ी चेक करेगा, देखोगे जब चेक करेगा ना पूरा पेपर हो जाएगा। अब यहाँ मैंने नाम लिख दिए, कौन कौन साझेदार है। एज, ये मैंने ए का कैपिटल अकाउंट लिख दिया, राइट। ये मैंने लिख दिया बी का कैपिटल अकाउंट, ये बी का कैपिटल अकाउंट, और ये मैंने लिख दिया सी का कैपिटल अकाउंट। पहले भी ऐसे लिखा था, बिल्कुल सही है। तो आपको कि सर इसमें तो अंतर क्या है, चलो एक काम और कर देता हूँ। तो आपको लगेगा कि गारंटी कोई भी हो, कुछ चीज़ें हैं वो नहीं बदलती है। जैसे हमारा हमाम आता है ना विज्ञापन, कि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बदली, जैसे हमारा हमाम। तो हम भी चलते हैं इधर, सब लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं साहब। हमारे पास लाभ दिया हुआ है, कितना लाभ दिया हुआ है, 60,000, राइट। साझेदार कौन कौन है बच्चों? ए भी है, बी भी है और सी भी है, राइट। और इनके अनुपात क्या है, 5:3:2। किसको गारंटी मिली? सी को। ये लिखा मैंने सी का लाभ। तो समझ जाओगे लाभ का मतलब गारंटी वाला लाभ है, बाकी लाभ तो बांटेंगे जो पता चलेगा। 15,000। और फिर क्या लिखा, फर्म का लाभ। देखो इसलिए लिखा कि ये सब चीज़ें आपको क्रम से लिखोगे याद रह जाएगा। फर्म का लाभ कितना, 60,000। सवाल को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ तुरंत करनी है कि क्या इसमें गारंटी है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। यदि सी का लाभ 15,000 से ज़्यादा हो गया तो इससे पहले एक बार इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। और इसको तो हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपकी हैबिट में हो इसलिए मैं आपको ये करके बता रहा हूँ कि हमने 60,000 का 2/10 हिस्सा ज्ञात किया तो कितना हिस्सा आया, 12,000। आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, मतलब गारंटी लागू है। चलिए अब हम इसको बांटते हैं एक्चुअल में। तो ये एक का हिस्सा है, वास्तविक अनुपात में बांटना। ये इसका हिस्सा है, बी के सामने लिखा है ना, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इनके नीचे लिख दिया तो आपको याद रहे। रुपए कितने हैं, 60,000, राइट। ये रुपए 60,000 है और ये रुपए भी 60,000 है। अब पहले इनका एक्चुअल रेशो ज्ञात करते हैं। इसका हिस्सा कितना आ गया बच्चों, 30,000, राइट। इसका हिस्सा कितना आ गया, 18,000। ये तो एक्चुअल है, इसका हिस्सा कितना आ गया बच्चों, 12,000। अभी कुछ नहीं किया हमने, गारंटी की तो बात ही नहीं हो रही है। अभी तो हमने वास्तविक लाभ को वास्तविक अनुपात में बांटा। क्यों? क्योंकि ये फर्म की गारंटी नहीं है। अब आ जाइए, गारंटी किसको मिली, सी को। कितने की, 15,000 की। कितना रहा, 12,000। कम है या ज़्यादा है, कम हो रहा है। इसको कहते हैं डेफिशिएंसी, न्यूनता। इसके खाते में मैं जोड़ दूंगा, कितने रुपए और जोड़ देता हूँ, 3,000। तो इसका लाभ कितना हो गया, 15,000। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको गारंटी दी किसने थी, ए ने। तो उसको मिलेगा तो माइनस किसके होगा, इसी के होगा। चलिए इसके खाते में से मैं उतना ही माइनस कर देता हूँ, 3,000। तो कितना आ गया, 27,000। इसने कोई गारंटी नहीं दी, इसका लाभ नहीं बदलेगा, राइट। चलिए इसलिए मैंने जगह छोड़ी। देखो अब इसका लाभ यहाँ लिखना है, 30,000 लिखा। अब आप ये भी लिख सकते हो, लेस टू सी। कितना लाभ दिया, 3,000। तो अब इसके खाते में कितना बच गया, 27,000। बी तो बेचारा किसी गारंटी में है ही नहीं, इसलिए इसका तो लाभ 18,000। अब सी को एक्चुअल में कितना मिला था, 12,000। प्लस जिसके करेंगे उसको लिखेंगे फ्रॉम। इसको किससे मिला, ए से। 3,000 मिला तो ये हो जाएगा 15,000, राइट। अब आप आराम से गौर से देखिए एक बार इस सवाल को कि कैसे किया गया है। गारंटी कौन सी है, गारंटी फर्म की नहीं है, साझेदार या साझेदारों की होती
अगर इस गारंटी को ए के साथ बी भी शामिल होता, अनुपात 5-3 होता, तो भी मैं ऐसे ही बांटता। ऐसी स्थिति में ये भी मैंने लिख दिया, पहले ये नाम में लिख दिया, प्लस माइनस का छोड़ दिया, क्योंकि ये तो सरल है, ये तो हमने व्यवस्था की है। फिर हमने देखा कि लाभ कितना था, 60,000। इस 60,000 को 5-3-2 में बांटना है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी लिख रहे थे, ये तो हमें लिखना ही है। फिर हमने देखा कि सी को कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं मिला, ये तो वैसे यहाँ भी पता चलेगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस है इसलिए हमने फिर ज्ञात किया। 5-3-2 में बांटा तो कितना आया, 30,000, 18,000 और 12,000 आया। अब उसको गारंटी 15 के तीर मिला 12,000। ये जो 3,000 है ना, इसके खाते में जोड़ा, न्यूनता है। इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। ये जो डेफिशिएंसी है ना, उसके खाते में तो क्या होती है, प्लस, और गारंटी देने वाले के क्या होती है, माइनस। मान लो इसके 3,000 कम होते और ये गारंटी ए और बी दोनों देते, इस अनुपात में नहीं देते, ये तो फर्म की हो जाती, फिर तो सीधा ही माइनस कर देते, बराबर देते तो इसको 3 प्लस होते, लेकिन 1,500 इसके माइनस होते, 1,500 इसके माइनस होते। तो साझेदार से साझेदार की गारंटी हो, इसमें फर्म का कोई विशेष रोल नहीं है। फर्म के अकाउंटेंट सीए साहब ने तो लाभ को बांट दिया, अब वो आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि उसके खाते में प्लस होना चाहिए, डी के खाते में माइनस। एग्री, लेने वाला भी एग्री है और देने वाला भी एग्री है, तो हमने तो सिर्फ एंट्री की। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या होती है, मान लो पूछ रहे, इसके माइनस हुआ ये डेबिट और जिसके प्लस हुआ वो क्रेडिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल है, ये न्यूनता की राशि को पूरी करने वाला। तो हमने 2 गारंटी पढ़ ली, फर्म के द्वारा साझेदार को गारंटी पढ़ ली, राइट, और साझेदार के द्वारा साझेदार को। अब मान लो साझेदार के द्वारा फर्म को गारंटी और फर्म के द्वारा साझेदार को, तो क्यों नहीं हम दोनों को एक साथ ही कर दें, क्योंकि उसमें भी यही है कि फर्म ने साझेदार को दिए, वो तो बाद में आए, देने की बात तो बाद में होगी, पहले तो लेने की बात होगी। हम साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन खाने की बात तो होगी बाद में, पहले बनाने की तो होगी। आओ हम खाना बनाएं और खाएं, 2 काम करने में, खाना बनाना भी और खाना भी है। अब कम बुद्धि का होगा कि ऐसा करें, पहले खा लेते हैं बाद में बना लेते हैं, तो खाओगे क्या, जब बनाओगे जब ही ने, इससे पहले बनाने का काम। साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है तो उससे कुछ लेना है, फर्म ने दिए तो देना है, तो पहले लेना और बाद में देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पी क्यू आर लाभ हानि को 3-2-1 में बांटते हैं, साझेदार है, पी क्यू आर 3-2-1 अनुपात है। यह तय हुआ कि आर को न्यूनतम 3 लाख रुपए लाभ का हिस्सा मिलेगा। आर को गारंटी मिली है, ये तो हो गई साझेदार को गारंटी। अब किसने दी, क्वेश्चन में चलते हैं। क्यू ने फर्म को गारंटी दी थी कि वह न्यूनतम 4,80,000 रुपये फर्म को कमा कर देगा। साझेदार के द्वारा फर्म को दी गई गारंटी है और फर्म के द्वारा साझेदार को, दोनों शामिल हो गई। फर्म ने चालू वर्ष में 15,20,000 रुपये कमाया, ये तो फर्म ने कमाया है। अब इसमें क्यू के द्वारा कमाया गया लाभ कितना है वो भी तो पता करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्यू के द्वारा फर्म को कमाकर दी गई राशि कितनी, 3,20,000। गारंटी कितने की दी थी, 4,80,000 की, कमाया कितना, 3,20,000। कितना कम रह गया, तुरंत बताओ। यस, 1,60,000। तो पहले उसे 1,60,000 लेंगे, फिर उसमें से हम आर का हिस्सा 3 लाख माइनस करेंगे, शेष राशि को 3 और 2 में बांट देंगे। लेकिन पहला वही हमारा फॉर्मेट बनाना, पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, ये तो हम बनाना ही है, और इसमें लिखना भी उसी तरह से है, ताकि आपका एक काम तो सरल हो जाए कि सर आधा काम तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही करना है, उसके लिए तो पता ही नहीं करना है कि कैसे राशि बांटनी। ये P&L अकाउंट है, लेकिन कौन सा अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। चलिए मैं वापस लिख देता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये, नहीं तो मैं लिखूंगा वैसे ही तुम लिख दोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर भी लिख दोगे फॉर द ईयर एंडिंग। अब आपके लिए छोड़ दिया मैंने, और ये मैंने कॉलम्स लिख दिए, पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट शॉर्ट में लिख दूं, ये क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। अब है लाभ, तो अभी लाभ कितना दिया हुआ, 15,20,000। ये तो कमाया है फर्म ने, ये तो P&L से आया।
P&L अकाउंट से आया, वेरी गुड, 15,20,000 रुपये। अब मैंने कहा ना साझेदार ने फर्म को गारंटी दिया तो क्रेडिट का मामला है, तो अब हमें लेना है किसने गारंटी दी, क्यू ने, तो जो कम पड़ गया वो क्यू से लेंगे, तो क्यू के पूंजी खाते से लेंगे। कितने की गारंटी दी थी, 4,80,000 की, ये 4,80,000 की गारंटी दी, लेकिन कितना कमा के दे सका वो, ये भी आप पढ़ लो, 3,20,000। तो 4,80,000 में से 3,20,000 माइनस किया, तो उसके खाते से हमने कितने रुपए और ले लिए बच्चों, 1,60,000। देखो यहाँ तक तो हमें वर्किंग नोट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये हमने इसकी टोटल भी लगा दी, और कुल लाभ एक्चुअल में फर्म का कितना हो रहा है, 16,80,000। ठीक है, अब मेरे पास जगह स्पेस है तो मैं इसका वर्किंग नोट आपको समझा देता हूँ। लाभ 15,20,000 था, लेकिन उसकी गारंटी की वजह से कम वहाँ 1,60,000, वो भी हमने लिया, तो कुल कितना हो गया, 16,80,000। अब हमारे पास बांटने वाला लाभ ये है, इस 16,80,000 में से आर को कितना देना है, 3 लाख। शेष लाभ को किस में बांटना है, पी और क्यू में। चलिए हमारे पास जगह हो तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो दो बातें लिख दी, साझेदार कौन है, पी, क्यू और आर, ठीक है, और इनका अनुपात कितना बच्चों वो भी पता कर लो, 3:2:1, ये 3:2:1। कुछ बातें हम पता कर ही लेते हैं, किसका, आर का लाभ, आर को कितने लाभ की गारंटी दी है, 3 लाख की, ठीक है। अब फर्म का लाभ, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि फर्म के लाभ में आप में कौन सा लाभ लिखोगे। देखो फर्म के लाभ में आपको कौन सा लाभ लिखना है, ये नहीं लिखना है, 16,80,000 है, राइट। तो ये फर्म का लाभ 16,80,000, ठीक है। और इन शॉर्ट आप ज्ञात करोगे तो साइड में ज्ञात कर लोगे, आर का लाभ है तो पहला काम हमारा वही है, लेस आर का लाभ। भाई गारंटी इसी को मिली है ना, इसका हिस्सा कितना हुआ, 3 लाख, राइट। तो अब कितना बच गया, 13,80,000 हो गया। ये कौन सा लाभ है बच्चों, शेष लाभ है। तो शेष लाभ शेष साझेदारों को बांटना, शेष कौन बच गए, पी और क्यू। अब ये लाभ मुझे सिर्फ पी और क्यू को ही देना है, तो ये ध्यान रखना 3/5, 2 को ही बांटा ना, 6 लिख दोगे ना तो फिर आपके आंसर नहीं आएंगे। 2/5 राशि कितनी है, 13,80,000, 13,80,000। अब आपका काम शुरू हो गया, पेन पेंसिल लेकर के आप बैठे हो, तुरंत मुझे कैलकुलेशन बताओ कि कितना हो गया। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 2,76,000 आए, 2 10, 35 और 5 30, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 0 और ये 18, 21 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 8,28,000। चलिए इसको गुणा किया और ये हो गया 12, 15 और ये 5, राइट। आप इसको टैली करो, इन दोनों की टोटल 13,80,000 होनी चाहिए। 8 28 5 52, राइट। चलिए अब सीधा नाम लिखना बाकी रह गया, किस किस का नाम लिखना है, पीस कैपिटल अकाउंट। आपने राशि ज्ञात कर ही ली, इसका हिस्सा था 8,28,000। फिर किसका नाम लिखना है, क्यू का, ये क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना हिस्सा था बच्चों, 5,52,000, राइट। फिर वो व्यक्ति जिसको गारंटी मिली थी न्यूनतम, ये आर कैपिटल अकाउंट, कितना हिस्सा, 3 लाख, राइट। टोटल तो हमें पता है 16,80,000 हो गया। अब मान लो आपको पूछ ले वो कि एंट्री बताओ जो आर की गारंटी, तो खाते से एंट्री करना सरल है, पहले लिया और फिर देना, ये ध्यान रखना। तो ये जो गारंटी वाले से लिया ना, इसकी एंट्री क्या हुई, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। हम बांट नहीं रहे, बांटा तो इधर है, पहले हमने लिया फिर उसको दिया, तो देखो 1,60,000 ही तो लिया है और फिर उसके खाते में 8,28,000 दिया है। तो बुक्स में तो लेना और देना है वो एंट्री से ही होगा, खातों से ही होगा। ये साझेदार के द्वारा फर्म को दी गई गारंटी है और आर को गारंटी मिली, लेकिन हमने पहले क्या किया, इससे लाभ लिया
तो पता चला कि 15,20,000 तो फर्म ने कमाया था, इस व्यक्ति की गारंटी का हिस्सा 1,60,000 कम हो गया, वो हमने उससे ले लिया। तो हमारे फर्म को एक्चुअल में लाभ कितना हो गया, 16,80,000। और इस 16,80,000 में से हमने क्या किया, गारंटी वाले का हिस्सा माइनस किया, और वो हमने पता कर लिया कि 1/6 होता है, तो 1/6 तो है वो 3 लाख रुपए हो ही नहीं रहा है ना। ये तो मन में कैलकुलेशन कर ली कि भाई इसका एक्चुअल हिस्सा तो 3 लाख से कम ही हो रहा है, इसलिए हमने इसको वहीं ड्रॉप कर दिया वो आइडिया, और फिर हमने इसको सोल्व कर दिया कि वो कितना हिस्सा होता है ना। देखो कि इसको हमने 13 लाख, वही आपको बताया हुआ है ना, शर्त याद रखने की आवश्यकता है कि 1/6 हिस्सा 16,80,000 का देना है। आंखें खुली रखोगे तो भी तो काम चलेगा, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। ये राशि तो 3 लाख रुपए नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया और मैंने डायरेक्ट 3 लाख माइनस कर दिए। पता चल गया कि भाई ये राशि तो 3 लाख नहीं होती है, नहीं हो रही है ना। इससे 18 होते तो 3 से डिवाइड होते तो 16 ही है, 12 ही हो गए तो 2 लाख समथिंग हुआ, हमने इसको डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो इस तरह हमारे पास पहला चैप्टर है वो ऑलमोस्ट उसकी सारी चीज़ें पूरी होगी। अब गारंटी भी पूरी होगी, अर्न का ब्याज भी हो गया, और बंद पुस्तकों में समायोजन भी हो गया, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दिया। ये सारी चीज़ें अब आप इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे किसी भी बुक से। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने किया ना, ये राजस्थान बोर्ड की प्रेस्क्राइब बुक में ही दिया हुआ है, उससे वैसे मैंने सॉल्व किया। काफ़ी क्वेश्चन मैं उस पुस्तक में से करूँगा ताकि आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया और बाकी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। बार बार आप इन वीडियो को देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने एक्सप्लेन क्लास की तरह ही पढ़ रहे हैं। मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आप सबको वर्चुअल उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ कि सब आप मेरे सामने बैठे हो, और उसी स्टाइल में हमें आगे पढ़ना है ताकि हमारे कंसेप्ट घर बैठे ही क्लियर हो जाए, हमें अध्ययन के लिए कहीं और दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। एक एक चैप्टर को आराम से सोल्व करते जाएंगे। आपको तो इस चैनल को, हमारे एपएस का चैनल जो है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आप भी नियमित रूप से इसको देखते रहें। जब भी आपको लगे कि पहले वाले चैप्टर में क्या था, इसके पहले क्लास में क्या पढ़ाया था, तो आप तुरंत उसको वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हो, तो आपको एक एक चीज़ क्लियरली हो जाएगी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला चैप्टर हो गया, तो नेचुरल है कि हम कौन से चैप्टर की ओर जाने वाले हैं, कि सर अब तो सेकंड चैप्टर की ओर जाने वाले हैं, नेचुरल है जाएंगे। ऐसे करते एक दिन हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। आपका तो ध्यान लगा करके पढ़ना है, कुछ समय के लिए अध्ययन के लिए निकालना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना है, कब तक समाप्त होगा, कब हमारे विद्यालय खुलेंगे, और फिर सिलेबस की क्या कंडीशन होगी। एक बात और कि सिलेबस सर NCERT ने CBSE स्कूल में 30% कम कर दिया, हमारा सिलेबस भी कम होगा क्या? होगा, वो बात की स्थिति। और हम जो पढ़ रहे हैं इसमें से कम होने वाला नहीं है। अभी हमने पार्टनरशिप के चैप्टर हमें पढ़ने हैं, 4 चैप्टर है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन चैप्टर में से कोई हटने वाली बात नहीं लग रही है। हो सकता है किसी चैप्टर का एक पोर्शन हो, तो अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, उसके पहले हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो सरकार का काम है, बोर्ड का काम है कि वो सिलेबस को कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन हमने जो भी पढ़ा है इसमें कुछ हटने की संभावना ही नहीं है। पता है कि कौन से चैप्टर में से कौन सी चीज़ हटाई जा सकती है, जो NCERT के सिलेबस में ऑलरेडी नहीं है, वही चीज़ें इनमें से कम हो सकती है। तो आप ये मान के नहीं चले कि भाई अभी तो बोर्ड की सूचना आने दो कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पढ़ाई क्रम से। अच्छा, कहते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। पूंजी और पैसा ये हमेशा काम आते हैं, पैसा बचाया हुआ और विद्या ग्रहण की हुई है, ये बेकार नहीं जाती है कि ये तो मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, किस काम का। पढ़ाई कभी बेकार जा ही नहीं सकती है, वो आपके काम आएगी। आगे की क्लास में जाओगे, फिर ये तो केवल इसी सत्र की बात है, मान लो सिलेबस भी कम हो रहा है ज़्यादा, या उसको कुछ चेंज करें, उसके बाद तो सामान्य हो जाएगा, तो फिर सारा सिलेबस होगा। ये सारी चीज़ें आपको आगे CA करते हैं, IPCC है, तो उसमें ये सारी चैप्टर्स ही है, BCom तक पढ़ी हुई सारी चीज़ें आपके CA के सिलेबस में। सिर्फ अंतर क्या है, लेवल का है। वो क्वेश्चन थोड़े स्टफ है, ये सामान्य लेवल है, लेकिन जब आप सामान्य लेवल को अच्छी तरह समझोगे तो ही तो आगे सोल्व करवाओगे। अच्छा, कई क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो CA में पूछे गए, वो भी आप बुक्स में है, इसलिए इनको आप गहराई से पढ़े। ये CA बनने के लिए आपकी फाउंडेशन है, तो नींव को तो मजबूत करोगे जब तो इमारत अच्छी बनेगी। और हमारे पास समय भी है, हमारे पास दिमाग भी है, और अपने साथ भी है।
आप और हम एक दूसरे के साथ है, तो नेचुरल है कि हम इस समय का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, इसका रिवाइज करना, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।